नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन पर। मैं ओम सिंह भाटी। अपन ने पिछली 2 क्लास में केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी और जिसमें हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट किया था। और हाइड्रोकार्बन में मैंने ये भी बताया था कि आपके यहाँ 3 से 4 सवाल सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। और नॉर्मली अपन ने वहाँ पर एल्केन को बनाने की विधियों में जो सवाल इम्पोर्टेंट बनते हैं वो मैंने बता दिए थे। आज अपन बात करेंगे एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं की। एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। और जो इनकी पहली अभिक्रिया होती है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ से इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया है वो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ये पिछले वीडियो में अपन ने समझ लिया था इसको, लेकिन यहाँ से सवाल हैलोजनीकरण अभिक्रिया में देखो मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी शेयर किए हुए हैं। इस यूनिट के बहुत शानदार नोट्स बने हुए हैं। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें हैलोजनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, एल्केन की एक या फिर प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, प्रत्येक हाइड्रोजन का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो, अगर हैलोजन के द्वारा हो जाए। एल्केन की प्रत्येक या एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। और यहाँ अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो तो ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या बनता है, बनने से पहले थोड़ा इसको समझ लो कि यहाँ से एक सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है, यह अभिक्रिया किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है वो अपने को देखना है। तो यह अभिक्रिया होती है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि, और मुक्त मूलक में भी क्रियाविधि में भी कौन सी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न यह अभिक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ये एक एल्केन है, इसकी प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, हेलोजन इस क्लोरीन के द्वारा होता है। तो CH4Cl2, यहाँ की एक Cl और यहाँ की एक हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl, बनेगा क्या, CH3Cl। इसकी क्रिया और Cl2 से करवा दो, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। यहाँ बचेगा CH2 और Cl2। इस CH2Cl2 की क्रिया Cl2 से और करवा दो, एक HCl और निकल जाएगा। ये बच जाएगा CH3। इस CH-Cl3 की क्रिया Cl2 से और करवा दो, ये HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl4। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। देखो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने इसको अलग अलग करके लिखा था, और यहाँ एक ही अभिक्रिया में बता रहा हूँ, तो वो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें अलग अलग करके। और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म है। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, ये अभिक्रिया होगी। तो पहला सवाल ये बनेगा कि इसकी क्रियाविधि क्या है। दूसरा सवाल इसमें ये बनता है, दूसरा सवाल इसमें बनता है कि एल्केनों का हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजन होते हैं वो इस अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का, क्रियाविधि नहीं, क्रियाशीलता का क्रम होगा। क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होगा। तीसरा सवाल यहाँ से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा। तीसरा यहाँ से सवाल बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन के विस्थापन की दर, हाइड्रोजन के विस्थापन की दर क्या होती है, हाइड्रोजन की 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के विस्थापन की दर होती है। तो ये 3 सवाल इस अभिक्रिया से बनते हैं। एक तो क्रियाविधि, किस क्रियाविधि द्वारा, मुक्त मूलक की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। दूसरा क्रियाशीलता का, हैलोजन की क्रियाशीलता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा हाइड्रोजन के विस्थापन की दर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और
1 डिग्री। ये इसकी अभिक्रिया होगी। अगला वो अभिक्रिया होगी हैलोजनीकरण। दूसरी अभिक्रिया आती है दहन अभिक्रिया। किसका दहन? एल्केनॉ का दहन। अब एल्केनॉ का दहन दो प्रकार से हो सकता है। दहन दो प्रकार से कौन कौन सा हो सकता है? दो प्रकार का दहन हो गया, एक हो गया पूर्ण दहन, एक हो गया पूर्ण दहन और दूसरा हो गया अपूर्ण दहन। दूसरा हो गया अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन, ये पूर्ण दहन और ये अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन में क्या होता है? सबसे पहले एक छोटी सी बात देख लो कि इसकी जो क्रियाविधि होती है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। कौन सी क्रियाविधि द्वारा ये संपन्न होता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। कभी सवाल पूछ लिया जाए कि एल्केनॉ का पूर्ण दहन होता है वो किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है, तो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि हो जाएगी मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। फिर एल्केनॉ के पूर्ण दहन से याद रखना बनता क्या है? CO2 और जल बनता है। पूर्ण दहन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बनेगा कैसे? CH4 प्लस, पूर्ण दहन है तो 2O2, तो यहाँ से बन जाएगा CO2 प्लस H2O। 4 और 2 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O कर दो। 3 नहीं, 4 ही हाइड्रोजन है, 2H2O। तो यहाँ से CO2 और जल का निर्माण होता है, इतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा अब यहाँ से CO2 जल बनेगा, उसके साथ साथ एक छोटी सी थोड़ी सी ऊष्मा भी बनती है। यहाँ से ऊष्मा का भी निर्माण होता है। क्या बनता है? जब भी एल्केनों का पूर्ण दहन किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है और उसके साथ ऊष्मा भी बनती है। अपूर्ण दहन से क्या बनता है? अपूर्ण दहन से बनता है एक तो कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक और जल बनता है। कार्बन ब्लैक और जल बनता है। कैसे बनता है? ये CH4 प्लस O2, एक बनता है C प्लस 4, ये 2H2O। तो ये बना है कार्बन ब्लैक। इस कार्बन ब्लैक का उपयोग है वो स्याही मुद्रण में किया जाता है। स्याही मुद्रण मतलब प्रिंटिंग में इसका भी उपयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक का उपयोग किया जाता है, स्याही मुद्रण में इसका उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन ध्यान। अब इसमें सवाल क्या बनेगा? एक तो ये बनेगा कि पूर्ण दहन होते हैं उसकी क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि। बनता क्या है? CO2 और जल बनता है। अपूर्ण दहन से क्या बनता है? कार्बन ब्लैक और जल बनता है। अपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक और जल बनता है। तो ये दोनों अभिक्रिया हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया। इससे आगे एक अभिक्रिया आती है, तीसरी अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं नियंत्रित ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? नियंत्रित ऑक्सीकरण। नियंत्रित ऑक्सीकरण, यहाँ से बहुत अच्छा सवाल फर्स्ट ग्रेड में, यहाँ से बहुत बढ़िया सवाल बनता है। क्या होता है नियंत्रित ऑक्सीकरण में? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में सवाल बनता है। याद रखना है, देखो समझ में ना आए तो इसको याद रख लेना। उत्प्रेरक याद रख लेना, उत्पाद अपने आप आपको याद रह जाएगा। पहली अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया है कि जब एल्केनों का ऑक्सीकरण, जब एल्केनों का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, 523 केल्विन ताप पर और 100 ATM दाब पर जब ये अभिक्रिया करवाई जाती है, जब ये ऑक्सीकरण करवाया जाता है। किसका? मेथेन का ऑक्सीकरण या एल्केन का ऑक्सीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर करवाया जाता है। तब यहाँ पर क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, 2CH3OH, जिसको कहते हैं एल्कोहल। तो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब एल्कोहल बनता है, तो इसको याद रखना। दूसरी अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है कि जब इस मिथेन का या एल्केन का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? MO2O3 की उपस्थिति में करवाया जाता है, तब क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो ये बन जाएगा HCHO प्लस H2O बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, ये क्या बनता है? एल्डिहाइड बन जाएगा। कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल बनता है, MO2O3 की उपस्थिति में क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और तीसरी जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से सवाल पूछा है। 2CH3 और 3O2, इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? CH3 C डबल बॉन्ड O का होल 2 Mn की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है।
और ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तीनों चीज़ों को याद रखना। पहली चीज़ है कि जब एल्केन का ऑक्सीकरण कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में तब अल्कोहल बनता है, तब क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। जब एल्केन का या मेथेन का ऑक्सीकरण MO2O3 की उपस्थिति में करवाया जाता है तब क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, इसको याद रखना। और इसका ऑक्सीकरण, जब एल्केन का ऑक्सीकरण CH3COO का होल टू Mn की उपस्थिति में करवाया जाता है तब क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। यहाँ से सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अभिक्रिया तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगला आता है ऑक्सीकरण। चौथी अभिक्रिया है एल्केन का ऑक्सीकरण करते हैं अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अलग कौन सा, जैसे इसमें से स्पेशली होता है कि थर्ड डिग्री जो हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्कीन होते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। तो ये बनता है CH3 और H, इसका ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकरण करवाया जाता है। ये ऑक्सीकरण करवाया बनेगा क्या, CH3 और OH, ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाता है। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको याद रखना कि MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। अगली अभिक्रिया है एरोमेटिकरण अभिक्रिया। ये बहुत अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिकरण अभिक्रिया, एरोमेटिकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एरोमेटिक अभिक्रिया में बेंजीन को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। बेंजीन का सूत्र होता है CH3, बेंजीन नहीं, सॉरी बेंजीन नहीं, हेक्सेन। बेंजीन तो इस अभिक्रिया में बनती है, हेक्सेन को गर्म किया जाएगा। तो ये CH3 CH2 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 CH3, इसको क्या किया जाएगा, Cr2O3 और V2O5 इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तब यहाँ से क्या बनेगा, बेंजीन बन जाती है। ध्यान रखना, एरोमेटिकरण अभिक्रिया में क्या बन जाता है, बेंजीन का निर्माण होता है, बेंजीन बन जाती है। अगली अभिक्रिया होती है भाप के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया है, भाप के साथ क्रिया है। किसके, अगली जो अभिक्रिया है वो है भाप के साथ क्रिया। किसके साथ अभिक्रिया है, भाप के साथ क्रिया होती है, किसकी, एल्केन की। तो ये CH4 प्लस H2 क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगी यहाँ पर आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। हाइड्रोजन देखो 4 और 2 6 है तो आगे 3 लगा दो, CO प्लस H2, यहाँ से क्या बन जाएगी, इसको कहते हैं वाटर गैस। इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस, या इसको कहते हैं जल गैस, और या इसको कहते हैं भाप अंगार गैस। क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस। तो ये वाली जो अभिक्रिया है इसमें एल्केनों की क्रिया किससे करवाई जाती है, जल के साथ करवाई जाती है, भाप के साथ करवाई जाती है। यहाँ पर एल्केन होती है, पूरी होती है, जिसमें एल्केन को बनाने की विधियाँ और एल्केन को रासायनिक विधियाँ, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो हो गई है पूरी। आगे अपन स्टार्ट करेंगे, एल्केन तो हो गई है, अब स्टार्ट करेंगे एल्कीन। क्या स्टार्ट करेंगे, एल्कीन करेंगे। ये एल्कीन एक क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है, द्विबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है, द्विबंध होता है। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है, ये नॉर्मली है, यहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं। सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। CnH2n इनका होता है वो सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है, CnH2n इनका सामान्य सूत्र, ये इनका सामान्य सूत्र हो गया। क्या होता है, CnH2n। अब एक और शब्द आता है कि इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओलिफिन्स।
ओलिफिन्स की कहा जाता है, मतलब ये वाले जो एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं वो हैलोजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं, हैलोजन से क्रिया कर, ओलिफिन्स का मतलब होता है हैलोजन से क्रिया कर क्या कर तेलीय पदार्थ बनाते हैं, हैलोजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं, तेलीय पदार्थ बनाते हैं, हैलोजन से क्रिया करके तेलीय पदार्थ बनाते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स कहते हैं। पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि एल्केन को पैराफिन्स कहते हैं, एल्फेन को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। अब पैराफिन्स का मतलब होता है बहुत कम क्रियाशील, बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए उन्हें एल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। फिर यहाँ से आगे अपन बात करते हैं, यहाँ देखो कोई यहाँ सवाल नहीं बनेगा, यहाँ से एल्केन को जनरल, एल्कीन के जनरल इंट्रोडक्शन में कोई नहीं बनता। फिर आती है एल्कीन को बनाने की विधियाँ, क्या आती है, एल्केन को बनाने की विधियाँ, एल्केन को नहीं, एल्कीन को बनाने की विधियाँ, एल्कीन को बनाने की विधियाँ आती है। और विधियों में एल्कीन को बनाने की विधियाँ, अब एल्कीन को बनाने की विधियों की पहली बात करें, पहली विधि है एल्काइनों के अपचयन से, किसके, एल्काइनों के अपचयन से, एल्काइनों का अपचयन करना है, एल्काइनों का अपचयन करना है। तो ये पहली विधि है जिसमें एल्काइनों का क्या करना है, अपचयन करना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है हाइड्रोजन का योग होता है। तो ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, PD और ये कार्बन इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। और ये वाला जो उत्प्रेरक होता है इसको कहते हैं लिंडलार उत्प्रेरक, क्या कहते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर एक और करके देखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अपचयन किया जाता है PD और ये C, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन बनेगी और ये भी एल्कीन बनेगी। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दूसरी अभिक्रिया आती है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, कौन सी होती है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो वी का मतलब होता है निकलना, वी का मतलब होता है निकलना, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का अभिक्रिया, दोनों का क्या होता है, निष्कासन होता है, या इसको कहते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। बीटा विलोपन अभिक्रिया होता क्या है इसमें, इसमें एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करवाई जाती है, एल्किल हैलाइड। तो इसको ऐसे समझना, ये समझने के लिए मैं इसको खोल खोल के लिख रहा हूँ, ये H, ये H और ये H, ये H, ये H और ये Cl, एल्किल हैलाइड RX, इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है, किससे करवाई जाती है, एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है, एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है, तब ये वाला निकल जाएगा, क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाती है, यहाँ से एल्कीन बन जाएगी। फिर अगला, अब इस देखो एक पिछली बार अपना अभिक्रिया थी कौन सी, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, वहाँ भी हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन था। यहाँ ये एल्कीन बन गई है और यहाँ फिर क्या होगा, हैलोजन के विलोपन की दर, मतलब हैलोजन परमाणु के विलोपन की दर होगा, मतलब हैलोजन परमाणु जो यहाँ से निकलेगा उसका विलोपन क्या क्या होगा, तो ये कौन सा निकलेगा, जैसे ये हैलोजन के विलोपन की दर, तो यहाँ पर आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन, ये वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्रियाशीलता का क्रम ये होगा। इसमें हैलोजन के विस्थापन विलोपन की दर होगी वो आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन होगी। और
एल्किल हैलाइड का क्रम क्या होगा? एल्किल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। एल्किल हैलाइड का विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया का सुगमता का क्रम, सुगमता का क्रम मतलब कौन सा एल्किल हैलाइड होगा जो ये वाली अभिक्रिया आसानी से देगा? तो ये वाले देते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, वो भी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। फिर अगला देखो, यहाँ से इस अभिक्रिया में सवाल बनेगा, ये बीटा विलोपन भी कहलाता है, और यहाँ से बनेगा कि ये ध्यान रखना, यहाँ से एल्कीन बनेगी। फिर ये ध्यान रखना कि हैलोजन के विलोपन की दर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन होगा। और वी हाइड्रो हैलोजनीकरण में सुगमता कौन से एल्किल हैलाइड होते हैं जो आसानी से बिगड़ देते हैं, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये वाली। अगला आता है अगला आता है एल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण। एल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण, एल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण। जब एल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण किया जाता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किस में किया जाता है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है, तब किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। समझने के लिए इसको खोल के लिख रहा हूँ वापस से। ये OH, इसका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ से बनेगा क्या? यहाँ से ये H2O निकल जाएगा। निर्जलीकरण, देखो एल्कोहल का निर्जलीकरण, निर का मतलब निकलना और जल का अणु निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाती है। यहाँ से भी एल्कोहल के निर्जलीकरण से, अम्लीय निर्जलीकरण से भी क्या बनती है? एल्कीन बनती है। अब यहाँ ये एल्कीन बन गई है। इससे आगे और लेवल का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो नियम, वो है एक सेतजेफ का नियम आता है। तो सेतजेफ के नियम से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न आएगा यहाँ से। क्या देखो, यहाँ से ये समझने वाली बात है कि सेतजेफ का नियम क्या कहता है कि एल्किल हैलाइडों के, एक सुनना इसको, एल्किल हैलाइडों के, एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण, वापस सुनना, एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण करने पर वह एल्किन, करने पर वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में, वापस बोल रहा हूँ, एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण करने पर वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंध से बंधित, जिसमें द्विबंध से बंधित, जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर, द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणुओं पर, कार्बन परमाणुओं पर अधिक एल्किल समूह उपस्थित हो। क्या हो? अधिक एल्किल समूह उपस्थित हो, एल्किल समूह उपस्थित हो। तो क्या लिखा है, वापस सुनना। सेतजेफ का नियम कहता है कि एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण से करने पर वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंध कार्बन परमाणुओं पर अधिक एल्किल समूह उपस्थित हो। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझना, एग्जाम्पल हैं एक, ये CH3, ये CH2, ये C, ये CH और ये Cl और ये CH3, ये एल्किल हैलाइड है। अब इनका वो अभिक्रिया उसकी है ना। अब इसमें क्या बनेगा आगे? अगर जब इसकी क्रिया किससे करवाई जाती है? एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है, एल्कोहलिक KOH से करवाई जाती है। अब इस एल्कीन में दो प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। देखो,
यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन ये जाए और एक Cl ये जाए, तब क्या बनेगा, CH3 CH2 ये CH डबल बॉन्ड ये CH2 प्लस दूसरा बनेगा ये वाला Cl जाए और ये वाला H जाए, तो क्या बनेगा, CH3 ये CH ये CH और ये CH2। ये वाला जो उत्पाद बनता है वो 20% बनता है और ये वाला बनता है वो कितने परसेंट बनता है, 80 वाला बनता है। तो इसमें ये भी हाइड्रो हैलोजनीकरण में थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा, तो सेतजेब के नियम के अनुसार बनेगा। वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या क्या हो, अधिक हो, तो वो वाला अधिक हो। इसको वही मत छोड़ेंगे, इधर वाला और इधर वाला, इधर बनेगा तो एक ही बनेगा, यहाँ दो बन रहे हैं तो वो अधिक मात्रा में बन जाएगी। ठीक है, इससे आगे है एल्किनों के भौतिक गुणधर्म। क्या है, एल्किन के भौतिक गुणधर्म। भौतिक, देखो मैं जो क्वेश्चन बनते हैं ना वही करवा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने की संभावना है मैं वही करवाऊँगा, उसके अलावा मुझे कुछ करवाना ही नहीं है। और आपको अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं तो अपन आगे से क्लास करेंगे, बंद कोई ज़रूरी है नहीं अपने। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है तो देख लेना, नहीं तो बस। यहाँ पहला जो है वो C2 से लेकर C4 तक के सदस्य होते हैं, वो किस रूप में रहते हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दूसरा दूसरा होता है कि ये जल में क्या होते हैं, जल में क्या रहते हैं, अविलय रहते हैं। जल में ये अविलय रहते हैं, कार्बनिक विलायकों में ये विलय हो जाते हैं। जल में अविलय, कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या रहते हैं, विलय रहते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ेगी। तीसरा है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक में क्या होता है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी। अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सममित एल्किनों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। चौथा पॉइंट, जो सममित एल्किन होती है, सममित का मतलब उसको दो बराबर भागों में बांट दें। सममित एल्किनों के गलनांक क्वथनांक, सममित एल्किनों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो असममित एल्किन की अपेक्षा अधिक होते हैं। असममित एल्किन की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। सममित वाली होगी उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, असममित। जैसे ये सममित का मतलब हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। एक है CH3, एक है CH2 और एक CH2, ये CH2 ये CH डबल बॉन्ड ये CH2, 3 और 2 5। अब यहाँ से तोड़ो और यहाँ से तोड़ो, ये सममित है और ये क्या है, असममित है। जब द्विबंध से तोड़े दोनों भाग बराबर हो तो सममित, दोनों बराबर नहीं हो तो असममित। तो गलनांक क्वथनांक किसके ज़्यादा होंगे, जो सममित हैं उनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये एक चीज़। और पांचवा चीज़ है कि समपक्ष एल्किन। समपक्ष एल्किन और दूसरी होती है विपक्ष एल्किन। समपक्ष एल्किन और विपक्ष एल्किन। तो समपक्ष एल्किन का क्वथनांक होता है वो विपक्ष से क्या होता है, अधिक होता है। इस बात को भी क्या रख लेना, ध्यान रख लेना। तो यहाँ से कभी सवाल पूछा नहीं है, कहाँ से, भौतिक गुणधर्म से कभी भी सवाल नहीं आया है। या तो एल्किन में आती है बनाने की विधियों में से सवाल आता है, और यहाँ फिर आता है रासायनिक अभिक्रियाओं से। अब आज की क्लास में बस 2 मिनट थोड़ा बता दूँ कि एल्केन है और ये एल्किन है, इनमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से दो तरह से बनेगा, या तो बनेगा इनको बनाने की विधियों में, दोनों में, बनाने की विधियों में, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो अपना काम है क्या, क्वेश्चन बताना कि क्वेश्चन जो पिछला एग्जाम हुआ जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इस यूनिट से क्वेश्चन क्या बना है, क्या क्वेश्चन बना है, और आने वाले टाइम में क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बना है और क्या क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों पर अपन बात करेंगे। इसके अलावा आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर आप अपने जो
कोचिंग कर रहे हो वहाँ से समझिए और कहीं से समझिए। मेरा काम है ओनली केमिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन सही करवाना आपकी। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप, मैं जितने भी क्लास लेता हूँ, आप उनकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद यहाँ आके क्लास देखोगे तो आपको इतने सवाल गारंटी करने सही होने की गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप पढ़ के जाओगे अच्छे से तो। क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था 2022 वाला, उसमें NCERT, ये जो NCERT बुक होती है ना, जो 11th-12th वाली बुक है, वहाँ से लगभग 33 से 34 सवाल इस NCERT बुक में मिले थे। टोटल सवाल कितने थे? 41 सवाल आए थे। 33-34 सवाल इस किताब में मिल रहे हैं। तो अपन NCERT को ही देख रहे हैं, जो NCERT में है वही कर रहे हैं। अब उसके अलावा जो ग्रेजुएशन की बुक है, जो ग्रेजुएशन वाली बुक है, वहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में? लगभग 10 प्रश्न मान लो, इससे ज़्यादा ग्रेजुएशन की क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वो कौन से यूनिट से ग्रेजुएशन से आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसका मैटर भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और बस टारगेट ये रखना है कि एक सब्जेक्ट में आपके 35 तक सवाल हो जाए, 35 भी हो जाए तो बहुत है। ये टारगेट रखना है कि 30 से लेकर 35 तक एक सब्जेक्ट में सही हो जाए। और वो सब्जेक्ट कौन सी होगी? आपकी केमिस्ट्री ही होगी, जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। आगे का जो देखेंगे, जो आगे की क्लास होगी उसमें देखेंगे एल्कीन की रासायनिक विधियाँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ, वो आगे वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।